हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। मेरा नाम संध्या राय है। आप यदि पहले से जुड़े हैं हमारे साथ डीएसएल क्लासेस के साथ तो आप अच्छे से जानते होंगे हमारे बारे में कि हम केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल वीडियोस एंड थ्योरी क्लासेस रेगुलर देते हैं। फर्स्ट टर्म में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं रेगुलर नहीं रह पाई क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम थी और आपको जानते ही हैं कि कैसा टाइम चल रहा है, तो कुछ ऐसी दिक्कतें आई कि हम नहीं कर पाए उन चीज़ों को। लेकिन अब हमारा ये जो पार्ट है सेकंड टर्म का पार्ट, अब फर्स्ट टर्म आपका सबका एग्ज़ाम्स हो चुके होंगे आई थिंक, या होने वाले होंगे ख़त्म। तो अब हम सेकंड टर्म का जो सिलेबस है वो बिल्कुल रेगुलर चलने वाला है यहाँ पर यूट्यूब पर, और आप हमारे साथ बने रहिए। हम यहाँ से आज अब जो सेकंड टर्म की जर्नी है वो हम यहाँ से अब फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड टर्म में सिलेबस क्या रहेगा केमिस्ट्री का 21-22 सन में। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के 3 लेसन आने वाले हैं सेकंड टर्म में आपके। एक है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स तीसरा है आपका सरफेस केमिस्ट्री। इन तीनों की यदि आप मार्किंग नोट कर ले, सिलेबस साथ साथ नोट कर लीजिए, और आपने हो सकता है आपने डाउनलोड कर रखा हो, तो मैं जस्ट एक आपको रिमाइंड करा रही हूँ मार्क्स वाइज भी और क्या क्या है सेकंड टर्म का सिलेबस। तो ये 3 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं और ये 13 मार्क्स के आने वाले हैं टोटल। देन 2 लेसन है आपके इनऑर्गेनिक के, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, एंड दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये भी टोटल आपका 9 मार्क्स का आने वाला है, दोनों मिला के इनऑर्गेनिक का। इसके बाद एल्डिहाइड और एमीन्स, आपका एल्डिहाइड में ऑब्वियसली आगे कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो मैंने पूरा नहीं लिखा है इसमें, अदरवाइज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। हेलाइड्स आप पढ़ चुके होंगे फर्स्ट टर्म सिलेबस में, एंड दूसरा आपने अल्कोहल भी कंप्लीट कर लिया होगा फर्स्ट टर्म में। सेकंड टर्म में ऑर्गेनिक में से आने वाला है एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस। ये दोनों चैप्टर भी मिला के आपके होने वाले हैं 13 मार्क्स के। बायोमोलिक्यूल आप पढ़ चुके हैं, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ आपका नहीं आएगा। तो एक तरह से ऑर्गेनिक में बेसिकली 2 लेसन ही हैं आपके इम्पॉर्टेंट, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस। तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन मार्क वाइज सेकंड टर्म का सिलेबस। इसे आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, बैठा लीजिए कि कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के आने वाले हैं। एक तरह से देखा जाए तो फिजिकल और ऑर्गेनिक दोनों ही 13 मार्क्स के हैं, और इनऑर्गेनिक के 2 लेसन जो वो 9 मार्क्स के हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि यूट्यूब पर हम अपने चैनल पर फिजिकल और ऑर्गेनिक के लेसन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही ज़्यादा मार्क्स के हैं, 13 एंड 13 इक्वल वेटेज के हैं। तो हम यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पिक करने वाले हैं फिजिकल में से, और ऑर्गेनिक में से एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हो सकता है कुछ स्कूल्स में कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं फिजिकल से स्टार्ट करें, एंड कुछ ऐसे हैं जो सोचते हैं ऑर्गेनिक से स्टार्ट करें। तो मैं दोनों ही चैप्टर के आपको लेकर चलूँगी, जिसका जो भी चैप्टर आ रहा है वो उसके हिसाब से देख सकता है। और मेरे हिसाब से तो आप फिजिकल ऑर्गेनिक पहले कंप्लीट करिए एंड देन इनऑर्गेनिक पर लास्ट में आइएगा। तो ऐसे ही स्टार्ट करना चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखना, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक से ही हमेशा अपनी स्टडीज स्टार्ट करनी चाहिए जिनकी वेटेज ज़्यादा हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने टॉपिक क्या डाला है अभी आज का, लेट्स मेक द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर 12th के सिलेबस पर जाने से पहले हमें क्या करना है, 11th के सिलेबस को अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लेना है। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो वहाँ के हमें यहाँ बहुत काम आने वाले हैं। वैसे तो पूरा रिडॉक्स ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यदि मैं कहूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना रिवाइज किए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं घुस सकते, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया होगा आपने रिडॉक्स छोड़ा हुआ होगा, तो उसमें हो सकता है आपको दिमाग में ना आए वो चीज़ें। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, पहले अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जो कि रिडॉक्स पर ही बेस्ड है, उसे अच्छा स्ट्रॉन्ग करके जब हम एंट्री करेंगे 12th के सिलेबस में तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसलिए अभी 1 या 2 आपकी वीडियोस जो हैं वो ऐसी जाएंगी जो आपके फाउंडेशन को ही स्ट्रॉन्ग कर रही होंगी, तो ज़रूर इसका रिवीजन मेरे साथ साथ करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पर फाउंडेशन में भी हम कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। पढ़ तो नहीं रहे, रिवाइज करें, क्योंकि आप बेसिकली 11th में ये सब पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले जो पूरा टॉपिक है ना एक्चुअल में रिडॉक्स रिएक्शन का, ये किस पर बेस्ड है? एक्चुअल में ये 2 प्रोसेस पर बेस्ड है, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, ये समझे बिना, ये रिवाइज किए बिना तो हमारा काम नहीं चलने वाला है ना यहाँ पर। तो लेट अस स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की होता क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में जैसे कि आप 10th से पढ़ते आ रहे हो और 11th में भी दोबारा पढ़ा था आपने कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जब एक एलिमेंट ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन का, कि जब भी एक ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि जब भी ऑक्सीजन का एडिशन हो एक एलिमेंट में, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन का रिमूवल हो। एक एलिमेंट में से या तो क्या हो, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, या फिर उसमें से, उस कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकल के बाहर जा रही हो। दोनों ही केसेस में हम उस प्रोसेस को कहेंगे ऑक्सीडेशन, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हो। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीडेशन। H2S में सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ कर ली रिएक्शन और SO2 बन गया, लेकिन H2 जो यहाँ से डिटैच हो रहा है H2S में से, H2 का निकलना, वो क्या है, ऑक्सीडेशन। और S में ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या है, ऑक्सीडेशन। या यू कैन से कि यदि यहाँ पर H2 जो है वो वाटर बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो वो भी क्या है, इसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। इस टाइप से किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन या फिर रिमूवल, डिटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यदि हम इसका रिवर्स देखें, रिडक्शन क्या प्रोसेस है, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा कि यदि हाइड्रोजन जुड़ रही है, ऐड हो रही है किसी एलिमेंट में, अटैच हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। या फिर इसका ऑक्सीजन का किसी कंपाउंड में से निकल के बाहर आना, डिटैच होना, क्या कहलाता है, इट इज़ ऑल्सो रिडक्शन। जैसे यहाँ पर आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल देख रहे हो, इसे हमने हीट किया। कोई भी प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं, किसी और एलिमेंट की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ मेथड के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए कि कैसे किया जा रहा है, ये देखिए कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल के बाहर जा रही है और मरकरी जो है वो ऑक्सीजन से डिटैच हो रहा है। तो ऑक्सीजन का निकलना यहाँ क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। सिमिलरली इन द नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है कंपाउंड में, Cl के साथ जुड़ रहा है, वो HCl बन रहा है, देन इट इज कॉल्ड द रिडक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो ये सिंपल आपने 10th क्लास में भी ये पढ़े थे कि अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट के बेस पर 11th में आपने इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस पढ़ी थी। मेन हमें कॉन्सेप्ट वो भी ध्यान रखना, ये नहीं कह रही हूँ कि ये भूल जाएं, क्योंकि कहीं कहीं ये चीज़ें ही काम आने वाली हैं। बट इसके साथ साथ हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के बेस पर आप रिडॉक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के बेस पर ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। जैसे कोई एक एलिमेंट है, सोडियम है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम कैटायन में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। इसका ही रिवर्स में यदि कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन का गेनिंग कर रहा है, ले रहा है, उसे अपने ऑर्बिट में लेकर वो एक हायर ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस में हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से हम चेक करेंगे हमेशा। अब जहाँ पर जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होता है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होता है एक्चुअल में, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं, सॉरी। एंड जिसमें रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है, जिसका रिडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है,
उसे मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकती हूँ। तो मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, दे रहा है उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये तो आप पढ़ ही चुके थे, इसमें तो कोई मतलब मैं तो आपको एक फाउंडेशन आपका जो है वो क्या कर रही हूँ, दोबारा से क्लियर कर रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ, ताकि आप इसे अच्छे से रिवाइज करके देन आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एंट्री कर सकें। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने एक रिएक्शन ली हुई है सोडियम की क्लोरीन के साथ और बन गया NaCl। सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, पर एटम एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है, क्योंकि 2 एटम्स हैं इसके, तो यहाँ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, पर एटम एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और सोडियम कैटायन बन गया। क्लोरीन के 2 एटम्स ने दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन वो पिक किया और गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ उनका, हर एटम वाइज वहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है, और वो बन गया एनायन Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर सोडियम ने क्योंकि लूज किया इलेक्ट्रॉन को तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और Cl ने क्योंकि गेन किया इलेक्ट्रॉन तो ये बन गया, क्या हो गया इसका, रिडक्शन। इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर हमने इसे कहा रिडॉक्स रिएक्शन, जो ऑब्वियसली आपने 11th में अच्छे से क्लियर किया होगा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिडॉक्स का। कोई भी रिएक्शन जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कॉम्बिनेशन से बनती है वो रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। सिमिलरली आप ये एग्जांपल्स भी आगे चेक कर सकते हो, द रिएक्शन विद सोडियम एंड ऑक्सीजन, सोडियम एंड सल्फर। तो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट में टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट में टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। जब वो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे देन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होगा, एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा विच इज रिडक्शन, और कंबाइन करके कंप्लीट रिएक्शन बन जाएगी विच इज कॉल्ड, यस बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हम इसे प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं रिएक्शन को। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशंस लिए हैं, एक सॉल्यूशन लिया मैंने कॉपर नाइट्रेट का, और उसमें जिंक रॉड जो है वो डिप कर दिए। धीरे धीरे इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर, जो आपने ये 10th में भी प्रैक्टिकल करा होगा, नहीं तो हमारी वीडियोस में देखिएगा, हमने प्रैक्टिकल इसका डाल रखा है 10th क्लास के सिलेबस में, कि जिंक रॉड को या जिंक मेटल को जब हम कॉपर सल्फेट या नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो कुछ टाइम उसको थोड़ा शेक करा तो क्या होता है, जो कॉपर का ब्राउन कलर होता है ना वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होनी, ब्लू कलर, सॉरी ब्राउन नहीं, ब्लू कलर के होते हैं कॉपर के सॉल्यूशन, तो उनका जो ब्लू कलर की इंटेंसिटी मतलब जो उसकी डार्कनेस है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब वो काफ़ी ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, उसके डिपॉजिट होने के बाद, चेंजेस आने के बाद, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है, तो उसके बाद उसका कलर कम्प्लीटली ब्लू से चेंज होकर ब्राउन में चला जाता है। अब ये क्या, ऐसा क्या हुआ, यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि जिंक जो है क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है नेचर में कंपैरेटिवली कॉपर से, तो जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन शो करता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिंक आयन में कैटायन में चेंज हो जाता है, और क्योंकि आयंस जो हैं वो रॉड पर तो नहीं रहेंगे, वो एक्वस सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो वो आयंस दे विल कम इन द सॉल्यूशन। एंड कॉपर आयंस जो सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो कॉपर आयंस हैं, नाइट्रेट आयंस हैं, या कॉपर एंड सल्फेट आयंस हैं, तो उनमें जो कॉपर आयंस हैं वो उन इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको गेन करेंगे, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करना, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके उस रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन पिक करेंगे और कॉपर की फॉर्म में चेंज होकर वहीं रॉड के ऊपर इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे ये प्रोसेस हो रहा होता है, जो ब्लू कलर के कॉपर आयंस हैं जो दिखाई दे रहे थे हमें सॉल्यूशन में, वो धीरे धीरे गायब होने शुरू हो जाते हैं, और रॉड के ऊपर जो जिंक की रॉड है उसके ऊपर कॉपर का डिपोजिशन आना शुरू हो जाता है। आफ्टर सम टाइम आप उस रॉड को निकाल के देख सकते हो, तो उसके ऊपर कॉपर इकट्ठा हुआ होता है जिंक के ऊपर, और जो सॉल्यूशन का कलर है वो भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है।
तो ये कैसे हुआ, ये चेंजेस आए कैसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से, जो मैंने अभी बताया आपको कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है देन रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो यहाँ पर होती है, और जिसे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस में पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक आपको मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने के इसमें नहीं हूँ कि आप बहुत बोर हो जाएं बहुत लंबी लंबी वीडियोस देखकर। तो अभी हम छोटे छोटे ऐसे टॉपिक जो हैं वो अलग अलग आपको रिवाइज कराएंगे, एंड देन वी विल कम टू द 12th क्लास सिलेबस। तो इस तरह से आप छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्म में 5-5 10-10 मिनट देख के अपने इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कभी भी जैसे भी अब भी आप फ्री हों ऐसे वीडियो देखिए, अपना रिवीजन करिए, एंड देन फिर हम जब तक 1-2 बेसिस को क्लियर करके देन वी विल स्टार्ट विद द फ्रेश कोर्स ऑफ द 12th क्लास विच इज़ द नर्नस इक्वेशन। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन बिफोर दैट अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और हमारा अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड हाउ कैन वी राइट द हाफ एंड फुल रिडॉक्स रिएक्शंस। मीन्स एक तरह से मैं आपको डेनियल सेल के बारे में बताऊंगी जिससे कि कनेक्ट होने वाला है नर्नस इक्वेशन, एंड आप आधी सेल रिएक्शन रिडॉक्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस को कैसे लिखते हैं एंड ओवरऑल उस रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है। यहाँ से बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं और इसी से ही आपका जुड़ने वाला है 12th का सिलेबस नर्नस इक्वेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर और अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे और फिर चलेंगे 12th के सिलेबस पर। टिल देन बाय एवरीवन। और अब इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।